गिवन थी, तो एस्टिमेटेड वैल्यू से अगर डेप निकालेंगे तो फिर तो डेप भी एस्टिमेटेड ही आएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा एस्टिमेटेड ही होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा एस्टिमेटेड होता है। आप सही डेप्रिसिएशन तो निकाल ही नहीं सकते। मेरे पास कोई एसेट है, अभी एसेट कितने टाइम चलेगी मैं आज कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो अनुमान लगा सकता हूँ। डेप्रिसिएशन हमेशा अनुमानित होता है, एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन कभी नहीं निकाल सकता। एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन आप कब निकाल पाओगे? जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी। आप कहोगे अरे ये तो 10 साल पहले खरीदी थी, आज इसकी वैल्यू इतनी है तो इतना डिफरेंट लग गया। वो जो समय बीत गया है ना, भूत का डेप्रिसिएशन निकाल, लेकिन हमें तो डेप्रिसिएशन आगे का निकालना है। हमें डेप्रिसिएशन निकालना है कि आने वाले साल में कितनी कितनी डेप्रिशिएट होगी, इसलिए आगे का चूंकि निकालना है, इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा अनुमानित होता है। कभी भी आप एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन तो नहीं निकाल सकते हो। एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन तो आप नहीं निकाल सकते। इज दैट ओके? और बोलिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपके जो क्वेश्चन इस टाइप के छोटे छोटे वो क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और सर अगर किसी एसेट का हमने बहुत अच्छे से मेंटेनेंस किया है, बहुत अच्छे से मतलब संभाल के रखा है उसे, तो उसमें भी लगेगा डिप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। आप उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, बस डेप्रिसिएशन तो लगेगा। आपने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है तो एसेट 10 साल की जगह 12 साल चल जाएगी, 15 साल चल जाएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा। एक समय के बाद आप कितने अच्छे से अपने आप को संभाल के रखे हैं आकाश पांडे, है ना? एक बार तो जाना ही जाना है सबको, ठीक है? हाँ, आप बहुत अच्छे से रखेंगे तो आप 100 साल जी जाएंगे, 102 साल जी जाएंगे, बाकी तो आप 500 साल तो जिएंगे नहीं, ठीक है? डेप्रिसिएशन तो हर चीज में लगता है, ठीक है? और बताइए सर, किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वही वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं? किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वही मतलब उसकी प्राइस जो रह जाती है वही बैलेंस शीट में दिखाते हैं? अच्छा, वही वैल्यूज को दिखाते हैं, मतलब वो मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बचती है। नहीं, देखिए इसका बड़ा सीधा सा हिसाब है। अब मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर जो 3 कारक हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, उसी पे आपको समझ में आएगा। पहली चीज होती है कॉस्ट प्राइस, एसेट की लागत, जिसको हम लागत कहते हैं। अच्छा, पहली चीज आपको समझनी है कि लागत का मतलब सिर्फ क्रय मूल्य नहीं है। लागत का मतलब सिर्फ परचेज प्राइस नहीं है कि आपने एसेट कितने में खरीदी, वो नहीं है। लागत में पता है क्या क्या चीज आती है? वो सारे खर्चे आते हैं टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। एसेट को काम करने योग्य स्थिति में लाने के जो भी खर्चे हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। तो परचेज प्राइस तो आती है, क्रय मूल्य आती है, इवन उसको स्थिति में लाने में। जैसे कौन कौन से, मैंने एसेट खरीदी दिल्ली से यहाँ तक आने का भाड़ा लग गया, तो भी जुड़ेगा इसके अंदर। एसेट जब हम खरीदते हैं तो एसेट को एज इट इज नहीं यूज कर सकते हम। एसेट को किसी जगह आपको फिट कर, बड़ी मशीनरी है तो उसको लगाना पड़ेगा, उसके लिए बिजली के तार लगेंगे, उसके लिए सॉकेट लगेगा, उसके लिए मोटर लग सकती है, उसके लिए सीमेंट का नीचे हो सकता है चबूतरा बनाना पड़े, प्लेटफॉर्म बनाना पड़े जिसके ऊपर वो लगेगा, लकड़ी का बनाना पड़े, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्या क्या हो सकता है। एक कार हमने खरीदी है, गाड़ी खरीदी, तो सड़क पे लाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइफ भर का टैक्स जमा करना पड़ेगा, तो सारे खर्चे लगते हैं। तो एसेट को वर्किंग कंडीशन, कार्य योग्य स्थिति में लाने के जो भी खर्चे हैं वो भी उसकी लागत में जोड़ते हैं। जितने हम खरीदी है वो प्लस उसके सारे खर्चे, तो उसको हम कहते हैं लागत। एक बात। दूसरी चीज जो इसके अंदर लगती है वो लगती है रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है? उसको रेसिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये क्या वैल्यू होती है, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू? मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम एक क्लास के अंदर कि मैं जब हम एसेट यूज करते हैं और उसकी धीरे धीरे जीवन खत्म होता जाता है, लाइफ खत्म होती जाती है, तो एसेट पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। एसेट पूरी तरह से नहीं समाप्त हो जाती। मशीनरी पूरी तरह से एकदम जीरो नहीं हो जाएगी। अरे मशीनरी की जीवन अगर खत्म भी हो जाएगा, उसकी काम के अब योग्य नहीं है मशीन, तो भी मैंने कहा था उसका लोहा है, पीतल है, तांबा है, उसके अंदर जो लकड़ी लगी हुई है, जो कुछ लगा हुआ है वो भी बिक जाएगा। तो वो जो
एसेट की लाइफ खत्म होने पर वो एसेट जितने में बेची जा सकती है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल। रेसिडुअल बची हुई कीमत, तो वो उतनी कीमत तो मिल ही जानी है। 50,000 की मशीनरी है तो आपने कहा कि साहब ये 15 साल चलेगी, उसके बाद कम से कम ये मशीनरी 10,000 रुपए 8,000 रुपए तो दे ही देगी। ये भी अनुमानित होता है। लागत आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट आप निकाल सकते हो, लेकिन रेसिडुअल वैल्यू भी अनुमानित होती है, क्या इतना तो मिल ही जाएगा, तो आप अनुमानित रेसिडुअल वैल्यू निकालते हो। ये वो वैल्यू है जो उसकी लाइफ खत्म होने के बाद जो आपको मिल जाएगी, जिसको हम भंगार की कीमत कहते हैं, भंगार में मिलने के बाद। और फिर आप निकालते हो इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है वो एसेट कितने समय तक आर्थिक रूप से सही यूज में आ सकेगी। एसेट 10 साल काम आएगी, 50 साल काम आएगी, 15 साल काम आएगी, कितने साल का, ये भी अनुमानित है। एसेट की लाइफ ज्यादा भी हो सकती है एक्चुअल, और कम भी हो सकती है, अनुमानित है। आप अनुमान लगाते हो कितनी चलेगी, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। तो ये तीन चीजें। तो अब इसका ये फॉर्मूला, अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन निकालने का, उसकी हम बात करेंगे। तीन चीज आपको लगती है, ये तीनों का पहले आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि जब भी मैं बोलूं लागत, तो लागत का मतलब है उसने कितने में खरीदी और उसपे जो भी है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे। फिर मैं आपसे अगर बोलता हूं उसकी रेसिडुअल वैल्यू, मतलब वो जब उसकी जीवन, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो कितने में बिक जाएगी। इकोनॉमिक लाइफ कितने समय तक वो काम करने योग्य की स्थिति में रहती है, कितने समय तक वो काम कर सकती है, ये इकोनॉमिक लाइफ। अब बताइए प्रैक्टिकली कितना डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए मशीनरी में? बड़ा, ये मशीनरी में क्या होता है, हिंदुस्तान में दो तरह की चीजें चलती हैं। दो तरह की चीजें क्या चलती हैं कि एक ये चलता है जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो एक तो हम अनुमान से लगाते हैं। अनुमान से मतलब यह है कि उसका एक फॉर्मूला है, अभी मैं बताऊंगा, उस फॉर्मूले से जो डेप्रिसिएशन आए वो लगा दो। बट उस ढंग से कोई लगाता नहीं है। क्यों नहीं लगाता उस ढंग से? क्योंकि उसको इनकम टैक्स देखना है। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि किस तरह के एसेट पे आप कितना डेप्रिसिएशन ले सकते हो। और जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज एक्ट में भी दिया हुआ है कि आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन ले सकते हो। तो कंपनीज एक्ट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है और इनकम टैक्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं जिसके अंदर आपको वो चीजें देखनी होती है। सब बेटर कौन सा है? सॉरी, बेटर कौन सा है? वो रेट्स देखने पड़ेंगे एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज के अंदर एक ही है। किसी एसेट में कोई, किसी में ज्यादा है, किसी एसेट में कोई ज्यादा है। यस सर। सर क्या हो सकता है कि किसी ऐसे लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है आर्यन, आपके पास चॉइस थोड़ी है। आप अगर कंपनी है तो आपको कंपनी एक्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप टैक्स देंगे तो इनकम टैक्स के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो आप Yes, sir. जो बेटर है, आप ऐसा नहीं कि दोनों में से जो अच्छा है वो आप लगा सकते हो ना। जी सर। आपके पास ये चॉइस थोड़ी है। आप मान लीजिए, आपने एक तरह से, मैं बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, आप लगा दो, खुश हो जाओ। आपने कहा ये अच्छा है। जब आप टैक्स देने लगोगे तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे नहीं, ये रेट डेप्रिसिएशन का नहीं चलेगा, आप इस रेट से लगाए, तो आपको वो रेट लगाना पड़ेगा। और उस रेट से जो आपकी इनकम आएगी, गवर्नमेंट जो है टैक्स उस पर लेगी। तो आप अपने मन से भले ही लगा लो, लेकिन वो गवर्नमेंट मानने वाली नहीं है ना उसको, इसलिए। यस सर। हाँ जी, और बताइए। तो डेप्रिसिएशन, अब हम बात करें डेप्रिसिएशन की गणना की विधियां क्या है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का जब हम गणना करते हैं तो हम कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने की, डेप्रिसिएशन निकालने की आपके सिलेबस में दो विधियां। एक विधि का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से एनुअल डेप्रिसिएशन अगर निकालना है, सालाना डेप्रिसिएशन, उसकी फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप। स्क्रैप माने रेसिडुअल वैल्यू, अपॉन लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ, कितने समय तक चलेगी, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो इस कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, ये हमारा साल का डेप्रिसिएशन आता है स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड से ये फॉर्मूला है। हमारी जो लागत है उस लागत में हम स्क्रैप वैल्यू घटा दें और उसको एसेट की लाइफ से डिवाइड करते हैं तो हमको इस साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो आ जाएगा। दूसरी मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपको डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा इसमें दिया रहेगा कितना लगा। तो वो निकालते कैसे, परसेंटेज इज ऑलवेज गिवन, परसेंटेज इज गिवन, हमेशा दिया रहेगा कितना लगाना। अभी हम इनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम कैसे निकालते हैं। यहाँ तक अगर किसी को जो मैंने बताया उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। रेसिडुअल का मीनिंग मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया अभी आपको। सर क्या जरूरी है कि मतलब सभी संपत्ति का रेसिडुअल मतलब स्क्रैप वैल्यू हो ही लास्ट में? नहीं, कोई जरूरी नहीं, जरूरी अगर ना नहीं हो, है, नहीं अगर भी ना हो हो तो सकता। हम जीरो जीरो लेंगे जीरो फिर। जीरो ना हो तो आप उसको जीरो मान के करिए, रेसिडुअल वैल्यू को जीरो मान के कीजिएगा। कोई सब संपत्तियों में रेसिडुअल वैल्यू हो ये कतई जरूरी। हमने इतना कर लिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने तीन चीजें जो उसकी बताई वो आपको बताई हैं। ये आप बाकी का क्वेश्चन, ये जो थ्योरी है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, ये आप ट्राई कीजिएगा। अब मेथड्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन सी मेथड करेंगे वो डिपेंड करता है एसेट कौन सी है और क्या है। एक मैंने अभी आपको मेथड बताई स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ये दोनों नाम है। इसका फॉर्मूला क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, इसका फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का कॉस्ट ऑफ द एसेट में से हम एस्टिमेटेड लाइफ को माइनस कर देते हैं एसेट की और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, क्या आ जाता है, हर साल हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो आ जाता है। और अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, किस रेट से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन लेते हैं, ये वाला एनुअल यहाँ जो निकाला है ये वाला, इसको कॉस्ट से डिवाइड कर दें अगर और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एनुअल डेप्रिसिएशन। अब आपको ये मैं समझा के बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको समझिएगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं एन एसेट अ मशीनरी was purchased for rupees 40,000 and rupees 5,000 spent on installation and carriage. हमने एक 40,000 की मशीनरी खरीदी और 5,000 रुपए उस मशीनरी को इंस्टॉल करने में और भाड़े में, भाड़ा कैरेज माने भाड़ा और इंस्टॉल माने उसको लगाने में खर्च। ठीक है, the estimated life of the asset is 10 years, 10 साल ऐसे चलेगी। After which उसके बाद it is estimated to realize rupees 5,000। तो एसेट जो है 10 साल चलने का अनुमान है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो 5,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। आपको अब करना क्या है, क्वेश्चन में कैलकुलेट the amount of depreciation and the rate of depreciation। depreciation का रेट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। किस मेथड में, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको कैलकुलेट अमाउंट भी निकालना है डेप्रिसिएशन का और रेट भी निकालना है। जो लोग, जो मैं लिख रहा हूँ इसको जो लोग लिखते जा रहे होंगे उनको ठीक लग रहा होगा और समझ भी रहे, जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं भाषण उनको समझ में कम आएगा, दिक्कत है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। इसका जो आपका फॉर्मूला है दैट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप
अपॉन लाइफ। कॉस्ट में से स्क्रैप घटा देंगे और उसको हम लाइफ से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं अगर कॉस्ट लेता हूँ, कॉस्ट हो गई 40,000, लेकिन 5,000 रुपये खर्चा भी लगा, वो भी जोड़ेंगे, तो टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएगी 45,000। इसमें से जो है हम माइनस कर देते हैं 5,000। क्या 5,000 क्या माइनस करें? 5,000 माइनस करें उसकी स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू को, बहुत सही। और इसको हम फिर डिवाइड कर रहे हैं 10 साल से, 10 साल इसकी लाइफ। तो 45,000 माइनस 5, 40, 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4,000। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से इस एसेट पे 10 साल तक 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। अगर मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करूं, एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाऊं मतलब यहाँ पे लिखूं मैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखूं मैं ईयर्स, यहाँ मैं लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और इस तरफ मैं लिख रहा हूं उसके जो वर्ष, ईयर्स, कितने साल, और ये है मेरा 0। तो चाहे मैं 1 साल की बात करूं, 2 साल की, या 3 साल की, या 4 साल की, या 5 साल की, या 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, तो मैं बात करूं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये मैंने 10 साल की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, अब ये 10 साल को अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ पे, तो ग्राफ पे मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ 1,000, 2,000, 3,000 और ये 4,000। यहाँ पे मैं 4,000 यहाँ दिखा रहा हूँ। तो मैं ग्राफ पे अगर इसको प्लॉट करूंगा, तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया मैंने? पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 4,000। दूसरे साल कितना लगाया? 4,000। तीसरे साल कितना लगाया? 4,000। चौथे साल कितना लगाया? 4,000। पांचवें साल कितना? हर साल 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करूं, डेप्रिसिएशन कितना लगा रहा हूं, तो एक स्ट्रेट लाइन है। जितना मैं हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं सेम है, उसको ग्राफ के ऊपर अगर मैं प्लॉट करता हूं तो वो स्ट्रेट लाइन है। इसीलिए इस मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं उसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक रेट है, एक अमाउंट है। इस क्वेश्चन में एक चीज और मैंने पूछी है कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो रेट, तो अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखता हूं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? उसका फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन। हर साल हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपॉन कॉस्ट, इसके ऊपर आएगी, इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट से और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया? 4,000। कॉस्ट कितनी है? 45,000। कॉस्ट तो 45,000, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा कि हमको कितना परसेंटेज हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए पहले आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए कि हर साल कितना लगाएंगे। उस एनुअल डेप्रिसिएशन को आप कॉस्ट से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट दी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये आ जाएगा। सर जो लाइफ ऑफ एसेट होता है हम्म, उससे हम वारंटी ले सकते हैं क्या?
नहीं, वारंटी अलग होता है बेटा। वारंटी में क्या होता है कि जब आप कोई पार्ट खराब हो जाता है एसेट का, तो कंपनी आपको एक छूट देती है कि आप उसको पार्ट को बदल के देगी आप। दैट इज वारंटी। वो वारंटी। इज दैट ओके? यस सर। हाँ जी, और बोलिए आप लोग पहले। तो जो कुछ अभी मैंने बताया, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पहले पूछ सकते हैं मेरे से। किसी को कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर ये चीज कैसे है, क्या है। इसमें सर हर साल 4-4 हजार घटाएंगे? हर साल 4-4 हजार घंटे। स्ट्रेट लाइन मेथड तो यही कहता है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि आपका डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स है। हर साल आप उतना ही डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। सर फिर तो अगर 4-4 हजार हर साल लगेगा तो एक टाइम पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी फिर तो। अगर हम नहीं, आप 10 इस केस के अंदर स्क्रैप वैल्यू बचेगी या 0 बचेगी? अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, स्क्रैप वैल्यू आपकी 0 है तो 0 बचेगी। अगर स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो अगर स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप वैल्यू बचेगी, और अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 0 बचेगी। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप अभी देखो ना, हमने 45,000 के एसेट है, हम 10 साल तक 4-4 हजार लगा रहे हैं, तो 40,000 ही तो लगेगा। 10 साल के बाद 5,000 बच जाएगी। 10 साल के बाद 5,000 बच जाएगी। ये चीज क्लियर हुई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। ओके, मैं यहाँ पे आ गया। स्ट्रेट लाइन, ये एडवांटेजेस लिमिटेशंस आप पढ़िएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर, रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू के 2-3 नाम है। इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर और दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जो एक डिफरेंस है, बाकी और तो सब ठीक है। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसकी कैलकुलेशन आप लोग नहीं करते, इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना है उसका परसेंटेज हमेशा दिया रहेगा। रेट इज गिवन, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। निकालने की जरूरत नहीं मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये आपको बस मालूम रहे उतना ही काफी है, बाकी और कोई जरूरत नहीं इसको कैलकुलेशन की। इसकी कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपको। आपको रेट जो है क्वेश्चन में हमेशा दिया है। ठीक है, ये भी हम बात कर देते हैं। ये भी हो गया हमारा। अब सिमिलरिटी, एक बार आप ये थ्योरी पढ़ेंगे फिर मैं इसको डिस्कस। अब हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको, बहुत बेसिक सा एक डिफरेंस है दोनों मेथड्स के अंदर, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको मैंने एक काम करता हूँ, मैंने इस टेबल में समझाने की कोशिश की। देखिए, अगर हमारे पास एक मशीन है जो हमने कितने में खरीदी, 10,000 में खरीदी, जिसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 20% का डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू से 20% लगेगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको पहले 3 सालों का कैलकुलेशन दिखाइए, 3 सालों का डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा दिखाइए। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है, 10,000। 20% 10,000 का कितना हुआ, 2,000। तो 2,000 के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। तो अगले साल जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20%, तो हम वो 8,000 पे लगाएंगे। तो 8,000 पे हम लगाएंगे तो 8,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा हमारा, 1,600 रुपए। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 6,400। अगले साल फिर हम जब 20% लगाएंगे तो 6,400 का हम 20% लगाएंगे, वो कितना आएगा, 1,280। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 5,120। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि इसके अंदर अमाउंट डेप्रिसिएशन का फिक्स नहीं है। पहले साल 2,000 लग रहा है, फिर 1,600 लग रहा है, फिर 1,280 लग रहा है, लेकिन परसेंटेज फिक्स है। और ये परसेंटेज किस पे हम लगा रहे हैं, बुक वैल्यू पे लगाते हैं। बुक वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू है। पहले साल जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो हमने 10,000 पे लगाया। 10,000 पे लगाने के बाद 2,000, फिर 8,000 बच गई। तो दूसरे साल हमने 8,000 पे लगाया 20%।
फिर 6,400 बच गया, फिर हमने 6,400 पे लगाया 20%, फिर 5,120 बचा तो 5,120 पे लगाया। तो डेप्रिसिएशन हम घटती ही वैल्यू पे लगा रहे हैं, लेकिन लगा 20%। ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस सर। इसी ढंग से मैं आगे चलता हूं। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने एक चीज कही है कि हमने 1 जनवरी 2016 को एक मशीन खरीदी 1,20,000 की, जिसकी लाइफ 4 साल थी और जिसको हम 4 साल के बाद 20,000 में बेच सकते थे। क्वेश्चन में कहा है कि आपको 2016, 2017, 2018, 2019 के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस है 40% डेप्रिसिएशन लगाना है। रिड्यूसिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? एसेट कितने में खरीदी हमने? 1,20,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1,20,000, 40% डेप्रिसिएशन। 1,20,000 का 40% कितना हुआ डेप्रिसिएशन? 48,000। 48,000। एक 1,20,000 में 48,000 घटा दीजिए, अब कितना हुआ? 72,000। 72,000। तो 1 जनवरी 2017 को बुक वैल्यू आ गई 72,000। तो 2017 का डेप्रिसिएशन 72,000 पे 40% लगाएंगे, कितना हुआ? 72,000 का 40%, 28,800। 28,800। 72,000 में 28,800 डेप्रिसिएशन लग गया। तो 1 जनवरी 2018 की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 72,000 में 28,800 घटा दी, 43,200। 31 दिसंबर 2018 को 43,200 पे 40% का डेप्रिसिएशन लगाना। कितना? 17,280। और फिर उसके बाद जो बुक वैल्यू आई 17,280 घटा दीजिए 43,200 में 17,280 और लग गया। अब कितना बचा? 25,920। इसके ऊपर 20% 40% का डेप्रिसिएशन लगाइए। 2019 का कितना लग गया? 10,368। 10,380। 68 68। अब ये 25,920 पर 10,368 डेप्रिसिएशन लग गया। अब कितनी वैल्यू बची? 15,552। 52। या तो ये आपको इस हिसाब से सॉल्व करना है एग्जाम्पल 2। तो इसके अंदर मैं चीज यही बताना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ और नहीं बताना, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रिड्यूसिंग बैलेंस में जो बैलेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं। जो बैलेंस है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बचती है वो बुक वैल्यू है, फिर नेक्स्ट से उस बुक वैल्यू पे लगेगा। इसके अंदर आपने पूरी प्रक्रिया जो अभी मैंने आपके सामने की, इस पर 40% डेप्रिसिएशन लगाया, लेकिन 40% किसका लगा है? 40% उस बुक वैल्यू का लगा है, ये इसका लगा है। कॉस्ट प्राइस पे नहीं लगाया, बुक वैल्यू पे लगाया। स्ट्रेट लाइन पे अगर 40% लगाते तो 1,20,000 का 40%, हर साल 1,20,000 का 40% डेप्रिसिएशन लगता है हर साल। इसके अंदर वो नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन के अंदर बोला स्ट्रेट लाइन 40,000 है कॉस्ट प्राइस, 5 साल उसकी लाइफ है, 5 साल का लगाना है। तो इसमें स्क्रैप वैल्यू दी नहीं है, तो 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8,000। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन को करना है। अगर हम स्ट्रेट लाइन से लगाएंगे तो 8,000 डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे इसके अंदर, यहाँ 8,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस से लगाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस का परसेंटेज दिया हुआ है कि 20% से लगाना। रिड्यूसिंग बैलेंस से मैंने परसेंटेज दे रखा है कि आपको 20% से लगाना। तो आप यहाँ जब 20% लगाएंगे तो ये 40,000 का 20% आपका आया 8,000। तो पहले साल के बाद में इसका बैलेंस बचेगा 32,000
और इसका भी बचेगा 32,000। दूसरे साल हम स्ट्रेट लाइन से फिर 8,000 लगाएंगे डेप्रिसिएशन, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस से हम 32,000 का 20% लगाएंगे, दैट इज 6,400। तो 32,000 का 8,000 लगाएंगे तो कितना बचेगा? 24,000। और 32,000 में 6,400 घटाएंगे अपन 25,600। फिर स्ट्रेट लाइन से जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर 8,000 लगाएंगे, लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस लगाएंगे तो 25,600 का हम 20% लगाएंगे, 5,120। इस हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन 8,000 ही लगेगा। यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन जो है, ये जो बैलेंस बचेगा उसका 20% लगेगा। तो इस रिड्यूसिंग बैलेंस में और स्ट्रेट लाइन में ये जो डिफरेंस है ये आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जिस दर से लगाना है वो बैलेंस पे लगाएंगे, और स्ट्रेट लाइन पे उस दर से कॉस्ट प्राइस पे लगाएंगे जो हर साल सेम रहेगी, हर साल सेम रहेगी। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? ये क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये शीट जो है अब आपको सॉल्व करके मुझे भेजनी है, फिर इसके बाद की कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये शीट आपको सॉल्व करके भेजनी है। एक दो बच्चों की आ गई है मेरे पास में पहले, जब मैंने लिया नहीं था, लेकिन अब ठीक है। बाकी बच्चे एक दिन सॉल्व कर लें, इसके बाद की कहानी। और आप अगर चल रहे हैं ठीक से और आपको लग रहा है तो आप लोग बुक से भी इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बुक से भी आप सॉल्व करते जाइए, आपको आता जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं।